ट्वेल्थ में है कि अगर ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 है, then what can you conclude about वेक्टर बी? बताओ। ए डॉट ए 0 है, ए डॉट बी भी 0 है। क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमको? वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ओके, और कुछ? बी कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 0 है। ए डॉट ए 0 होने की वजह से ए तो हमारे पास बन गया 0 वेक्टर। ए डॉट बी 0 की वजह से हमारे पास क्या रिजल्ट मिला? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कुछ 0 है। अब ए वेक्टर तो ऑलरेडी 0 वेक्टर है, इस केस में या तो परपेंडिकुलर हो भी सकता है, बट 0 आने का मतलब कि ए 0 है तो डॉट प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली 0 ही बनेगा उसका। तो बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर ही हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो परपेंडिकुलर हो भी सकता है बट कोई और केस में भी वो 0 बन सकता है। देयरफॉर बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। अब हो सकता है कि कोई भी वेक्टर हो, कुछ ऐसा वेक्टर हो कि उसके परपेंडिकुलर मिल जाए, और कुछ और भी हो सकता है। क्लियर? सबको क्लियर है रीजन इसका? क्योंकि a इज ऑलरेडी 0। एक तरीके से ऐसे सोच लो कि y इंटू वाई 0 है और आपसे बोला x इंटू वाई 0 है। अब बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ से हमको क्या मिला कि y 0 है, और अगर y 0 है दैट मीन्स कि x कुछ भी हो सकता है। y की वैल्यू 0 है तो x कुछ भी हो सकता है। अभिनव बेसिक सा मतलब इतना था कि a डॉट ए 0 होने की वजह से a 0 वेक्टर है, तो a डॉट बी 0 बनने का रीज़न a 0 है, b कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आंसर नंबर 13 से पहले 14 देख लेते हैं, इसी के जैसा है। इफ ईदर वेक्टर a इज 0 और b इज 0, ओके, ईदर a इज 0 और b इज 0, then a डॉट b इज 0। अच्छा, ये पूरा केस गिवन में चल रहा है कि इफ इन दोनों में से कुछ भी होता है तो ऐसा तो होगा ही होगा, बट converse need not be true, justify। Converse need not be true, justify। बताओ,
एक ऐसा केस ढूंढना है कि कॉन्वर्स अप्लाई ना हो पाए, कि अगर ये ज़ीरो है तो ऐसा ना हो कि ये दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो। अभी ना 11th लास्ट क्लास में करा था, वहां से देख लो। ऐसा क्या पॉसिबल है कि ऐसी क्या कंडीशन हो कि ए डॉट बी ज़ीरो होने की वजह से कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू में जस्टिफाई में हमको क्या करना है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन ईदर ऑफ द वेक्टर इज ज़ीरो। इस चीज़ से हमको डिनाई करना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 0। आयुष, वो भी तो इस कैटेगरी में आ गया। हमें नहीं बताना कि बी ज़ीरो हो। अगर ए और बी में से कुछ ज़ीरो बन गया तो ए डॉट बी ज़ीरो बन ही बन जाएगा। क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहां पर इन दोनों के ज़ीरो बने बिना ए डॉट बी ज़ीरो बन जाए? कि बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, उस केस में ज़ीरो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? दोबारा से बोल रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में बोला कि अगर a ज़ीरो है या b ज़ीरो है, मतलब दोनों में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट है ज़ीरो। क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उसका मतलब यही निकलेगा कि दोनों में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो हो? क्या कोई और कंडीशन ऐसी बन सकती है कि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो बन जाए बट उन दोनों में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो ना हो? ये है क्वेश्चन। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल होगा? नहीं, ये क्या बोल दिया आयुष आपने? क्वेश्चन क्लियर है सबको कि अगर दोनों में से एक वेक्टर जीरो है तो वो डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, ऑब्वियसली गिवन भी है। बट डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या ज़रूरी है कि दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो? एंगल 90। एक और कंडीशन हो सकती है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। हमारा आंसर ए और बी जीरो ना भी हो, आपस में परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। एग्जाम्पल, कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब एग्जाम्पल तो ऐसे बनाना मुश्किल हो जाएगा, बस कंडीशन लिख देनी है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मैंने ऊपर भी तो लिखा आपके लिए। डॉट प्रोडक्ट जीरो बनता है या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो या वो परपेंडिकुलर हो। और अगर आपको आयुष एग्जाम्पल लेना ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एग्जाम्पल ले लो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन और वाई एक्सिस की इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट करोगे जीरो मिलेगा और आपस में दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। इफ बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ हो ए का, तने करके देख लो, कोई भी वेक्टर बनाओ उसमें माइनस साइन डाल दो पीछे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, जीरो नहीं बनेगा। जीरो कैसे बन जाएगा? प्लस माइनस थोड़ी कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आंसर नंबर 13। 14 से पहले कौन सा? 11th और 14th हुआ है अभी तक बस। नहीं 11th नहीं, 12th और 14th दोनों सेम से थे, थ्योरेटिकल से थे क्वेश्चन। वन मार्कर में आएंगे अगर आए तो। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी सर, कोई भी मैग्नीट्यूड हो तो ऐसे कोई भी एग्जांपल नहीं दे सकते।
कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी कोई भी मैग्नीट्यूड हो तो फिर। हाँ, अब सोनाक्षी उसने एग्जांपल मांगा आयुष ने, तो वैसे तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, कॉस 90 0 होता है। वैसे वेक्टर बनाने की ज़रूरत थी नहीं, आप नॉर्मल कंडीशन लिख सकते हो और फॉर्मूले को एलैबोरेट कर सकते हो कि उसमें कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है, दैट्स वाई डॉट प्रोडक्ट इज 0। आंसर नंबर 13th है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। ए प्लस बी प्लस सी 0 है। दूसरी चीज़ गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू ढूंढनी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू वैल्यू। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हम ये कंडीशन उठाते हैं एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर्स में जब स्क्वायर होता है तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स बन जाते हैं। प्लस इन तीनों में से 2 ले लिया कॉमन, बचा ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी था 1, सो 1 प्लस 1 हुआ 3, 3 उधर गया, तो कितना बनेगा -3। तो अल्टीमेटली आंसर बिकम्स आंसर बिकम्स -3/2। बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, अगर आपका करने का मन हो उस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 29 थोड़ा दूसरे तरीके से कर रखा है इन लोगों ने। अगर आपका तरीका वो वाला ज़्यादा अच्छा लगे आपको तो उस तरीके से कर लेना, मुझे वो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। इन केस आपका देखने का मन करे तो एग्जाम्पल नंबर 29। ताने 14th का एग्जाम्पल देखो, वैसे एग्जाम्पल कोट करने की नीड नहीं है, आप सिंपल लिख दो कि बोथ द वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और फिर भी आपको एग्जाम्पल लिखना है तो एक्स वाई एक्सेस वाई जेड एक्सेस एक्स जेड एक्सेस एक्सेस लिख दो परपेंडिकुलर है, कोई वेक्टर बनाने की क्या नीड ज़बरदस्ती। नेक्स्ट 14 तक हो गए, 15 ओके। आंसर नंबर 15
इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ द ट्रायंगल, ओके, एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन है ए 1 2 3, बी -1 0 0, सी 0 1 2। ठीक है, ए बी सी है, राइट एंगल के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ तो मैंने नॉर्मल एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। अब वेक्टर चल रहा है, डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है, तो देखते हैं क्या बोला हुआ है आगे। फाइंड एंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी ये एंगल ढूंढना है थीटा। कैसे ढूंढे? आगे की हिंट मत देखना, कैसे ढूंढे? नहीं, थीटा दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल, हमने देखा था कि जो ए डॉट बी वेक्टर था उसके अंदर मैग्नीट्यूड ए आता है, मैग्नीट्यूड बी आता है, कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा का मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल। तो मैंने इसको बोला बी वेक्टर, इसको बोला क्यू वेक्टर। पी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ए बी या फिर बी ए। और क्यू वेक्टर का मतलब क्या हुआ? बी ए। चलो, एक चीज मेंशन कर देता हूँ, जब भी आप वेक्टर्स बनाओ इस तरीके से, आपको दो वेक्टर सिलेक्ट करने हो ट्रायंगल में, तो प्रेफर को इनिशियल वेक्टर्स, अदरवाइज दिक्कत आएगी। सो हम डायरेक्शन लेंगे इसकी इस तरीके से, इनिशियल पॉइंट सेम एंड को इनिशियल वेक्टर्स बन गए। सो पी वेक्टर बना बी ए वेक्टर और क्यू वेक्टर बना बी सी वेक्टर। आपको ट्रायंगल में जब आप वेक्टर्स बनाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, दैट वेक्टर शुड बी को इनिशियल वेक्टर्स। बी ए वेक्टर क्या बना, जल्दी से बताओ। बी ए का मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल ए माइनस बी। 2 2 3, नीचे बी सी वेक्टर, 1 1 2। ओके, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज डालता हूँ पी डॉट क्यू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू और कॉस थीटा। सो यहाँ से मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना बना, 4 + 4 + 9 √17, 1 + 1 + 4 √6। तो थीटा का मतलब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज नीचे जाएंगी डिवाइड में और फिर कॉस इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स
पी डॉट क्यू मतलब दिस इंटू दिस, आई और आई वाले एलिमेंट जे और जे, के और के। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, 10 अपॉन, ये दोनों डिवाइड में गए थे, 17 इंटू 6 102। This is the answer. Cos inverse 10 upon 102, 10 upon root 102। आंसर क्लियर हुआ? इसके आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर कोलिनियर कैसे शो करेंगे? ए पॉइंट है 1 2 7, बी पॉइंट है 2 6 3, सी पॉइंट है 3 10 -1। शो करना है दीज आर कोलिनियर। बताओ। कोलिनियर करने का तरीका, नहीं कोई आइडिया नहीं लग रहा। ए बी बी सी सी ए पैरेलल, ताने जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। कोलिनियर वर्ड का मतलब कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू थर्ड साइड। भूल गए कोलिनियर वाली चीज? एक सिंगल लाइन पर तीन पॉइंट्स हैं, दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर। ए बी सी,
ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, कोलिनियर की कंडीशन। क्लियर? तो अभिनव और पॉइंट्स को कैसे कोलिनियर बोलोगे आप? जो तान्या पैरेलल वाली चीज कह रहे थे वो तो अगर वेक्टर्स गिवन होते उन वेक्टर्स को कोलिनियर बोलने के लिए हम पैरेलल शो कर देते कि प्रोपोर्शनेट है, बट यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात है ना। कोऑर्डिनेट्स में कोलिनियर होने का मतलब कि एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। और अभिनव अगर ये ज़रूरी नहीं है आपके हिसाब से, तो और क्या केस बन सकता है कि वो तीनों एक लाइन पर लाई करते हो बट ये कंडीशन ना फुलफिल कर रहे हो? तो बस इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं, क्योंकि लेंथ निकालनी है मतलब मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ए बी वेक्टर निकालें या बी ए वेक्टर निकालें। तो सबसे पहले मैंने ए बी वेक्टर निकाला, फिर बी सी वेक्टर निकाला, फिर सी ए वेक्टर निकाला, फिर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला, बी सी का मैग्नीट्यूड निकाला, सी ए का मैग्नीट्यूड निकाला। और हमें शो करना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, शो करना है कि कोलिनियर, तो मतलब किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, कर लोगे अपने आप। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। हमें अल्टीमेटली क्या शो करना है, समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू थर्ड साइड। अगर ये चीज़ शो हो जाती है, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, और ये तीन चीज़ें इसमें से आएंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद तान्या आपने 18th पूछा। 18, A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar. Then lambda times A is unit vector if A non-zero vector है और A का मैग्नीट्यूड है this, और लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा इज अ स्केलर। तो हमें बताना है लैम्डा टाइम्स A वेक्टर यूनिट वेक्टर है अगर, तो किस कंडीशन पर होगा। 17, अभिनव आप लास्ट क्लास में कहाँ थे? 17 डिस्कस तो करा था। 10.2 के 17th क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, वेक्टर्स भी सेम है उसके, बस स्टेटमेंट लिखने का तरीका अलग है। बताओ ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कब बनेगा? यहाँ से हम बोल सकते हैं ये बनेगा, लैम्डा बाहर निकल जाएगा मैग्नीट्यूड से, ये बना मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
लैम्डा टाइम्स ए। अब इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 जैसा बनाने के लिए मुझे ए की क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी? Here a should be 1 upon lambda, ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, लैम्डा की वैल्यू 1 तो नॉर्मल ए बच जाता। सेकंड, लैम्डा की वैल्यू -1 माइनस ए बच जाता। लैम्डा ए की वैल्यू लैम्डा ए की वैल्यू लैम्डा डालूंगा तो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। डी, ए की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा से लैम्डा लैम्डा कैंसिल होके 1 आंसर। ओके, एक बार प्लीज 12 प्रीम 12th क्वेश्चन में ये था कि ए डॉट ए जीरो है तो ए डॉट बी जीरो किस कंडीशन पर बनेगा? किसी भी कंडीशन पर बन सकता है, बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ए डॉट बी में जब ए जीरो है तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपने फर्स्ट लाइन लिखी है वो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी है। कौन सी फर्स्ट लाइन? यूनिट वेक्टर का मतलब कि मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है ना, हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम यहाँ पर थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में ए डॉट बी, वेक्टर के अंदर ए क्रॉस बी, नाम से ही समझ में आ रहा है स्केलर एंड वेक्टर। इसके अंदर अगर आपने देखा हो ए डॉट बी करके हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, बट ए क्रॉस बी करके हमें वेक्टर्स मिलने वाले हैं। मतलब एक नॉर्मल मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, हमें एक दूसरा वेक्टर मिल जाएगा ना। वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। सबसे पहली चीज, ए क्रॉस बी हमको आउटपुट में एक वेक्टर देगा, ए हटा देते हैं, एक वेक्टर मिलेगा, और ये जो वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए क्रॉस बी करके जो हमें वेक्टर मिला, लेट से सी वेक्टर, वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। लेट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे जेड एक्सिस मिलेगा, क्योंकि जेड एक्सिस एक्स और वाई दोनों से परपेंडिकुलर है। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन इज नॉर्मल वेक्टर,
नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर है इन दोनों के और उसकी यूनिट है 1, मतलब यूनिट वेक्टर 1। कितना क्लियर सबको? थर्ड ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूले में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो पूरी की पूरी चीज 0, पूरी की पूरी चीज 0, और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0, इस चीज का मतलब क्या निकालेंगे हम कि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है? अभी ना परपेंडिकुलर कैसे? क्लियर? पैरेलल बोलो कोलिनियर बोलो एक ही बात है। मतलब बेसिकली ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ओके, उसके बाद ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए सेम बात नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट में सेम चीज होती है। आफ्टर दैट अगर मुझे पोजीशन इंटरचेंज करनी भी है तो उसके लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा पीछे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज समझानी थी आपको मुझे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है इन सब की वैल्यूज? क्रॉस की जगह डॉट प्रोडक्ट में क्या बनता है? 1, यहाँ पर बनता है 0। सेम सेम वाले एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। इस चीज को आप देख सकते हो इस तरीके से कि पहले आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, और के के बाद वापस से आई आ जाता है। आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के, जे और के क्रॉस प्रोडक्ट में आई, के आई और क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर इज जे। इन दोनों चीजों से रिलेटेड कुछ डाउट? लास्ट की दो चीजों से रिलेटेड? लेकिन आई क्रॉस जे एंड जे क्रॉस के इक्वल होंगे। आई क्रॉस जे एंड जे क्रॉस, अभी ना ऐसा कहाँ बोला मैंने, इक्वल कहाँ बोला मैंने? आई क्रॉस जे एंड जे क्रॉस आई,
वो यहाँ से रिलेट कर सकते हो आप। आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू माइनस के। एक माइनस लग जाता है पीछे। ठीक है तान्या। क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ही आप उसके ऑर्डर चेंज करोगे, पोजीशन चेंज करोगे, पीछे एक माइनस लग जाएगा। इसका रीज़न क्या है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये चीज़ रिलेट हो रही है चैप्टर डिटर्मिनेंट से। देखते हैं डिटर्मिनेंट। और क्या काम का है? डॉट में सेम होता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, सेम बात है डॉट प्रोडक्ट में। बट आई डॉट जे जीरो हो जाता है। डॉट में ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम दो चीज़ों को आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट जे, आई डॉट के, वो सब जीरो बन जाता है। ए क्रॉस बी का एक और फॉर्मूला, एक तो हमने फॉर्मूला ऊपर देखा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, डिटर्मिनेंट्स आई जे के, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बी वन, बी टू, बी थ्री, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन हो जाएगा। लिख दो आंसर। ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री आई माइनस ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री जे प्लस ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू के। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई वेक्टर प्रोडक्ट की। इस टॉपिक से रिलेटेड दो आइटम्स निकलती हैं हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ हट जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मेन चीज़ें थी ये वाली कि ए क्रॉस बी का एक फार्मूला होता है, और ए क्रॉस बी अगर फार्मूला थीटा वगैरह नहीं गिवन, सिर्फ वेक्टर्स गिवन है, तो डिटर्मिनेंट वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर थीटा जीरो है, मतलब पैरेलल या कोलिनियर शो करने के लिए बोला हुआ है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो दिखा सकते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है दैट मीन्स वो पैरेलल है। और दो टॉपिक्स ये निकलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हाफ हाफ नहीं आता, ए क्रॉस बी। इसमें
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स जो आप लो, टेक देम एज को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, मतलब कि अगर ट्रायंगल है ए वेक्टर बी वेक्टर, और अगर पैरेललोग्राम है ए वेक्टर बी वेक्टर, को इनिशियल। मेरा आ रहा है चैप्टर 1 टेस्ट सितंबर में होगा। अरे सितंबर, अभी क्या चल रहा है, जुलाई अगस्त। चलो ठीक है, अभी तो ये चैप्टर चल रहा है। मैं संडे को एक क्लास रख लेते हैं, संडे को फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को चैप्टर 1 करवा दूंगा। चैप्टर 1 दोबारा से क्लास में हो जाएगा, बट जिस जिसका टेस्ट में आ रहा है एंड जिसको करना है वो समझ लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, संडे को इको भी है, फ्राइडे रख लें फिर क्लास। फ्राइडे को आपको ज़्यादा कुछ नहीं होता ना। नहीं, थोड़ा सा है, 1 घंटे की बात है, बस संडे ही रख लो। 1 घंटे में पूरा टॉपिक हो जाएगा, छोटी सी चीज़ें हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन 1 1 उसके बाद जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स पूछते रहना आप लोग। ठीक है, संडे को डेट क्या है, संडे को, बट 5th हो जाएगी। ताने आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, 6th को है आपका पेपर, टेस्ट की जगह रख लो। ऐसा करते हैं, ताने आपको मैं इस वीक के बीच में ही करवा दूंगा, एंड जिनका सितंबर में है एग्ज़ाम वो किसी एक संडे को रख लेंगे, नेक्स्ट संडेज में रख लेंगे। इको की क्लास भी नहीं होगी, एंड 1 1 1.5 घंटे की बात होगी। थोड़ा सा तो पहले करके रख लो अभी ना, चैप्टर 1 थोड़ा सा अजीब सा है, ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ें याद करी एंड हो गया, थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस एंड लिखने की चीज़ें भी हैं, तो एंड टाइम के लिए मत छोड़ो चैप्टर 1 को। ठीक है, 2 3 बारी, मतलब 1 1 घंटे की क्लास लेके 2 3 बारी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, ये ऑब्जर्वेशन समझ में आई नहीं आई, इसका बताओ। बाकी सारी बातें हम व्हाट्सएप पे करेंगे, अभी इस चैप्टर का बताओ पहले। आ गई, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक, सोनाक्षी चैप्टर 7 बताता हूँ, एक सेकंड रुको। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन है, वो 3D के बाद होगा। थ्री डी में मान के चलो 1 2 हफ्ते तो लग जाएंगे, 2 हफ्ते मान लो। 10.4 के अंदर स्कूल में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7 कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो, अगर आपका स्कूल में चैप्टर चल रहा है एंड आपको उसमें डाउट्स आते हैं, आप डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो जब फिर हमारा क्लास में स्टार्ट होगा तब देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना बड़ा चैप्टर, मैं बीच बीच में टॉपिक्स नहीं समझा पाऊंगा।
अब मैंने आप लोगों से पूछ के चैप्टर स्टार्ट करा था, अब वेक्टर स्टार्ट करा है, 3D के बाद ही इंटीग्रेशन पे करेंगे। टेन पॉइंट फोर पूरी की पूरी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो इजीली, बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सेकंड यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू इन दोनों के। तो पहले ये दोनों वेक्टर्स निकालो, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका यूनिट वेक्टर, ये भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ भी आप लोग कर सकते हो, लैम्डा निकालना है। आफ्टर दैट नाइन्थ भी आप लोग कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। दो वेक्टर्स निकालो कोइनिशियल वाले और उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड फार्मूला। टेंथ क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दो वेक्टर्स गिवन है ऑलरेडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, कर सकते हो। 11th भी कर सकते हो, सीधा सीधा फार्मूला है। और 12th क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, रेक्टेंगल मतलब पैरेललोग्राम गिवन है, चार पोजीशन वेक्टर से ध्यान रखना वर्टिसेस है, दो साइड्स निकालेंगे को इनिशियल वाली और उसके बाद एरिया निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं अभी ना, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। अगर आपको थीटा वगैरह गिवन है, एंगल गिवन है, मैग्नीट्यूड्स गिवन है, तो ये फॉर्मूला। और अगर आपको सिर्फ वेक्टर्स गिवन है, थीटा वगैरह नहीं गिवन, तो डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई सेम तरीके से नहीं होगा। ठीक है, सो आपके लिए होमवर्क क्या बना, होमवर्क बन गया एक्सरसाइज 10.3 के सारे क्वेश्चंस जितने बचे हुए थे, और 10.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब बताओ कोई अगर डाउट वगैरह हो तो बताओ, अब इधर उधर की बातें कर लो आप लोग।